हेलो गाइस, वेलकम टू एडू ईपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 2 आरंभिक मानों की खोज में पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाषाण औजारों का निर्माण टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं इसे पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का पहला टॉपिक होगा पाषाण औजारों का निर्माण। सबसे पहले आपको समझना है कि पाषाण क्या है। ठीक है, जो पाषाण है वह एक काल है। ठीक है, काल यानी एक अवधि है, एक पीरियड है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक समय का एक अंतराल है। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल जो है इसको हम लोग 3 भाग बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल है यह जो है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पूर्व तक का जो समय है उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, और जो मध्य पाषाण काल है यह 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का जो समय है उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, और जो नव पाषाण काल है वह 10,000 साल पहले का जो समय है उसको बोलते हैं नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, अब इस समय जो है उपकरण कैसे बनाए जाते थे यही तो पढ़ना है हमको। ठीक है, यानी इस काल में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में जो है औजार जो है किस प्रकार से, किस तरीके से बनाए जाते थे, इसी का चर्चा आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है पाषाण औजारों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। ठीक है, कौन कौन तरीका है? पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें 2 वर्ड समझ नहीं आया होगा। 2 वर्ड कौन कौन है? एक है शल्क और एक है वांछित। ठीक है, शल्क का मतलब क्या होता है? शल्क जो होता है परत, परत समझते हैं, छिलका समझते हैं, छिलका, वही। ठीक है, शल्क उसी को बोलते हैं। और वांछित का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक। ठीक है दोस्तों, इसमें करना ये है कि एक हाथ में पत्थर को रखना है और एक हाथ से उस पे पत्थर से पीटना है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक हाथ में पत्थर लिया है और एक हाथ से पत्थर से पीट रहा है। ठीक है, यही तो बता रहा है। ठीक है, और यह तब तक पीटेगा जब तक कि इसका परत ना हट जाए और यह एक सुंदर, आकर्षक जो है आकार वाला उपकरण न बन जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला है। दूसरा क्या है? दूसरी तकनीक को दबाव शक्त तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्रोड, क्रोड मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा, बड़ा वाला। उस पत्थर के टुकड़े को एक स्थिर सतह पर, यानी एक स्थिर भूमि पर रखकर, ठीक है दोस्तों, उस पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से उस पर पीटा जाता था जब तक कि उसका सल्क ना निकल जाए। ठीक है, और वह एक सुंदर, आकर्षक उपकरण न बन जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा है बड़ा वाला। ठीक है, इस पर करते ये हैं कि हड्डी समझते हैं, हड्डी या पत्थर से, दूसरे पत्थर से इस पर रखकर या फिर हड्डी रखकर, ठीक है, ये हड्डी है मान लीजिए और एक पत्थर, ठीक है, कोई एक रखकर और इस पर एक हथौड़ी जैसा पत्थर से पीटा जाता था। ठीक है, जब तक कि इसका सल्क जो है ना हट जाए। ठीक है, सल्क मतलब इसका परत ना हट जाए और एक सुंदर, आकर्षक का उपकरण ना बन जाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आग की खोज में। ठीक है, मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 14 पर है। यह राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पे? पेज नंबर 14 पे क्या ढूंढेंगे? कुरनुल गुफा ढूंढेंगे। ठीक है, देखिए पेज नंबर 14 कहाँ है? देखिए यह है पेज नंबर 14। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कुरनुल गुफा। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे सबसे पहले आग के नहीं, राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? जो जला हुआ आग होता है ना, राख, ठीक है, उसी के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे? कुरनुल गुफा के आसपास। ठीक है दोस्तों, यही तो बोल रहा था वहाँ पे।
देखिए यहाँ पे लिखा है कि आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अनुमान लगाया गया है जो कुरनूल गुफा है वहाँ पे राख का अवशेष मिला है। ठीक है, और उसी आधार पे यह अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पे आग का उपयोग होता था। ठीक है, और आग का उपयोग ठीक है प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया गया होगा। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पे। यहाँ पे एक प्रश्न है, आज आग का उपयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग आग का उपयोग किस लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत उपयोग है आग का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको घर में प्रकाश करना है। ठीक है, दीप जलाना है, मोमबत्ती जलाना है, ठीक है, फिर लैम्प जलाना है, इसके लिए आप आग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, घर को प्रकाशित करने के लिए, या फिर आपको खाना बनाना है, या फिर पानी को बॉयल करना है, उबालना है। ठीक है, इन सब के लिए भी आप आग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर लकड़ी जलाने के लिए। ठीक है, खेतों में मान लीजिए खेत है आपका है और उसमें बहुत सारा खरपतवार है, उसको साफ करने के लिए आप आग लगाइएगा खरपतवार में, ताकि आपका खेत जो है साफ हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आजकल जो है आग का उपयोग बहुत है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, बदलती जलवायु। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए। ठीक है, 12,000 पहले जो है ये दुनिया है उसकी जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है, और गर्मी जो है बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो घास के मैदान की जो है बहुलता बढ़ेगी। बहुलता मतलब होता है कि वह अधिकांश मतलब कि उत्पन्न होगा। ठीक है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। ठीक है, घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, और जब घास के मैदान उत्पन्न होंगे तो भेड़, बकरी, ठीक है, बारहसिंगा, हिरण, ठीक है, जो घास को खाता है जैसे गाय, ठीक है, ये सभी इस क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है ना, जो इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। दोस्तों, जो शिकारी इन जानवरों को शिकार करते थे अपने भोजन के लिए, वह भी इनके पीछे पीछे आए। ठीक है, और उनके खाने पीने की आदतों को और इनके प्रजनन काल को समझें। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है दोस्तों, इस समय यह लोग जो हैं वह सोचने लगे होंगे कि हम लोग इस जानवर को पालेंगे। ठीक है, और मछली जो है इस समय महत्वपूर्ण भोजन बन गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, इसी समय जो है इस उपमहाद्वीप में जो है ना अलग अलग प्रकार के जैसे गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज जो है अपने आप प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी। ठीक है, और महिला और पुरुष जो है इन अनाजों को इकट्ठा करने लगे थे। ठीक है, बटोरने लगे थे। ठीक है दोस्तों, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, लोग जो है यह सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते थे, ठीक है, और कब पककर तैयार होते थे, और ऐसे करते करते जो है इन अनाजों को खुद से पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है ना, अब ज़रा हम उसको पढ़ते हैं जो पीछे छूट गया है एक बॉक्स में। ठीक है, देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। इस बॉक्स में लिखा हुआ है नाम और तिथियाँ। क्या लिखा है? नाम और तिथियाँ। ठीक है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आपको मैंने ये समझा दिया है। ठीक है ना, यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ठीक है दोस्तों, यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, यह जो नाम है पुरापाषाण, ये पत्थर के औजार का महत्व को बताता है। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मैंने आपको यह पहले ही बता दिया है। ठीक है ना, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है ना, मैंने बताया है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक है, उत्तर पाषाण को ही बोलते हैं नवपाषाण। ठीक है दोस्तों, और आरंभिक क्या है? पुरापाषाण काल। ठीक है, मैं आपको सब बता चुका हूँ।
मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है दोस्तों, ये जो पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है, नवपाषाण काल है, इसी काल के दौरान मानव घटना जो है वह 99% घटित हुई थी। ठीक है, मानव के बारे में, मानव के काल के बारे में सबसे अधिक जो है 99% जो है इसी काल में घटना हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस युग में, जिस काल में हमें जो है पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं ना, उसे बोलते हैं मेसोलिथ। ठीक है, मध्यपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है, इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जो इस समय का औजार था वह बहुत ही छोटा होता था। ठीक है दोस्तों, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। ठीक है दोस्तों, जो इस समय का जो औजार था उसमें हड्डी या लकड़ी के मुट्ठा लगाकर हंसी और आरी जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ 13 पर वर्णन चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? ठीक है, आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया है। ठीक है ना, अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, जो अगला अध्याय आने वाला है उसमें हम लोग नवपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? ठीक है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। ठीक है, जो अगला अध्याय है आपका उसमें आपको अनेक नाम मिलेंगे। ठीक है, अक्सर हम इन पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, उस समय उसका नाम क्या होगा ये मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग आज के तौर पे जो नाम है उसी के आधार पर हम लोग उसका नाम दिया है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ोगे। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? ठीक है दोस्तों, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उस समय जो है लोग जिस गुफा में रहते थे ना, उस गुफा की दीवारों से कुछ चित्र मिले हैं। ठीक है, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, जो चित्र मिले हैं ना वह है दक्षिण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इन दो जगहों से चित्र मिले हैं। ठीक है ना, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, ऐसा चित्रण किया गया है जैसे मानो कि एकदम सजीव की तरह, मतलब मानव की तरह। ठीक है दोस्तों, जैसा कि उनमें प्राण हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र है, एक शैल चित्र। इस चित्र के बारे में बताओ। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे एक कोई जानवर है जिसको कोई शिकारी जो है पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये 4 पैर वाला कोई जानवर है जिसको कोई शिकारी जो है पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, कितना अच्छा बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कौन क्या करता था? ठीक है, कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। जो आरंभिक लोग हैं वह शिकार करते थे और फल फूल का संग्रह करते थे, हमने पढ़ा है। ठीक है, वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे, यही पढ़ा है। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो हम लोग देखा है कि जो पुरुष फल इकट्ठा कर रहे हैं, महिला चित्रकारी कर रही है, क्या ये सब सच है? दोस्तों, मैंने सिर्फ अनुमान लगाया है, मैंने नहीं, जो पुरातत्वविद हैं वह सिर्फ अनुमान लगाया है। ठीक है, उस समय की जो वस्तु मिली है उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है। ठीक है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, सिर्फ हम लोग साक्ष्य इकट्ठा किया और उसके आधार पे हम लोग अतीत के बारे में पता करते चले गए। ठीक है ना,
सबसे पहले हम लोग पढ़ के रहे हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास को हम लोग जो है ना, ये जो कोई साक्ष्य नहीं है इतिहास का, ये हम लोग सिर्फ अनुमान के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है, कि पहले क्या हुआ होगा, ठीक है, हमने सिर्फ अनुमान लगाया, ठीक है, और उसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं क्या? इतिहास, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ, दो बातें हो सकती है कि महिलाएं जो है और पुरुष दोनों साथ काम करते होंगे, लेकिन कुछ काम जो है केवल पुरुष करते होंगे और कुछ काम केवल स्त्री, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज भी ऐसा लोग करते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, भारत में शुतुरमुर्ग, ठीक है, भारत में शुतुरमुर्ग, ठीक है। भारत में पुरपाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, ठीक है दोस्तों। जो पुरपाषाण युग था उस समय शुतुरमुर्ग होते थे और इसका एक सबूत मिला है कहाँ से? तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से, ठीक है, वहाँ पे जो है ना अंडे मिले हैं, किसके? शुतुरमुर्ग के, ठीक है दोस्तों। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो शुतुरमुर्ग के अंडा का जो छिलका है उस पर चित्रांकन मिलता है, ठीक है। चित्रांकन मतलब होता है कि चित्र बनाया हुआ मिलता है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही इन अंडों से जो है ना मंका, मंका समझते हैं क्या होता है? मंका जो होता है वो मोती को बोलते हैं, ठीक है। मंका क्या होता है? तो मंका जो होता है दोस्तों वो हम लोग बोलते हैं मोती को, ठीक है। मोती समझते हैं, जिसको हम लोग माला पहनते हैं ना, मोती, उसी को बोलते हैं मंका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन मंकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब बताइए आप लोग कि इन मंकों का प्रयोग, इन मोतियों का प्रयोग किस लिए किया गया होगा, ठीक है। तो पहला ये हो सकता है कि मोतियों का माला पहनने के लिए, या फिर मोतियों के ब्रासलेट पहनने के लिए, ठीक है दोस्तों, या फिर घर को सजाने के लिए मोती का प्रयोग किया करते होंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगला है, आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? दोस्तों जो शुतुरमुर्ग का मूल निवास स्थान है वह है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं अपने भारत में, तो अपने देश भारत में जो है ना दो स्थान पे इसके अंडे मिले हैं। कहाँ कहाँ पे? तो एक मिला है राजस्थान में और एक मिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसके अंडे मिलते हैं कभी कभी, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है हुक्सी का सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ेंगे हम लोग अब। मानचित्र 2 पर हुक्सी ढूंढिए। हुक्सी क्या है? हुक्सी जो है एक जगह का नाम है, ठीक है दोस्तों। पृष्ठ 14, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हुक्सी कहाँ है। यह है पेज नंबर 14। अब देखिए इसमें हुक्सी कहाँ है। हम लोग इसी हुक्सी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे है ना हुक्सी। यहाँ पर पुरपाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं, ठीक है दोस्तों। जो पुरास्थल मिले हैं पुरपाषाण युग के हुक्सी के पास, वहाँ पे जो है ना कई प्रकार के औजार भी मिले हैं, ठीक है दोस्तों, अलग अलग पुरास्थल से, ठीक है। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। मैंने आपको आवास और उद्योग स्थल बता दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आवास और उद्योग स्थल क्या होता है? मान लीजिए कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे रह रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं आवास और उद्योग स्थल, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है अपने घर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप वहीं पे काम करने जा रहे हैं और वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है, घर नहीं आते हैं, कभी कभी घर आते हैं, ठीक है। तो उस स्थल को क्या बोलेंगे? जहाँ पे आप काम करते हैं उसको बोलेंगे आवास और उद्योग स्थल। यानी आप वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और वहाँ पे आप रह भी रहे हैं, ठीक है ना। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है दोस्तों। पुरास्थल क्या होता है? पुरा यानी प्राचीन और स्थल यानी स्थल, ठीक है। यानी जो प्राचीन स्थल है, ठीक है, उस समय का जो स्थल है उसी को बोलते हैं पुरास्थल, ठीक है ना। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे, ठीक है ना। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है दोस्तों। जो पुरास्थल थे, जो प्राचीन स्थल थे, वह झरनों के आसपास थे और यहाँ पे जो है ना चूना पत्थर के औजार भी बनाए जाते थे, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? दोस्तों जो पुरपाषाण युग है, जो पुरपाषाण काल है, उस समय के कुछ और पुरास्थल के नाम बताइए, ठीक है। जो बुक में दिया है उसको नहीं बताना है, ठीक है। उस समय के जो पुरास्थल है कोई और, उसको बताना है। अब मैं आपको पुरपाषाण काल के कुछ और पुरास्थल के नाम बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बागोर, पंचभद्रा घाटी, ठीक है, लंगनाज, सतपुरा, आदमगढ़, ठीक है, बीरभानपुर, ये सब क्या है? ये सब जो है पुरपाषाण काल के कुछ पुरास्थल हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्यत्र को, ठीक है। यह जो बॉक्स में है ना उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो।
इस चित्र में फ्रांस की एक गुफा का है। यह जो चित्र है आपके नीचे यहाँ पे, यह जो है फ्रांस की एक चित्र का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। जो ये चित्र बनाए गए हैं वो लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में है। ठीक है ना। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा फिगर। ठीक है, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। लौह अयस्क क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। लौह अयस्क जो है ना, वह लोहा का ही एक प्रकार है। और चारकोल आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आपके गांव में जब सड़क बनता है तो आप लोग देखे होंगे कि जो सड़क पे जो बिछाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या? चारकोल। ठीक है दोस्तों, यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था और फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं पहले चित्र को दिखाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है चित्र आपको यहाँ पे स्क्रीन पे? यह चित्र है, यह फ्रांस की एक गुफा का है। और यहाँ पे जो बनाया गया है इस चित्र में, गुफा में, यह जो है ना किसी उत्सव पे या फिर शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? अगर आप कोई और कारण बता सकते हैं तो ठीक है, बता दीजिएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। ठीक है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं फिगर वाले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है दोस्तों, आज हम लोगों ने अध्याय 2 को पढ़ लिया पूरी तरह से, अच्छी तरह से। अब हम लोग अध्याय 3 पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मैं अध्याय 3 को लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।